हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर के एजुकेशन। तो आज अपन लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले। तो नए चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैंने प्लांट्स लिखा है, बट ये चैप्टर सिर्फ प्लांट्स तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सब के लिए हम लोग रेस्पिरेशन आज पढ़ लेंगे। मतलब आज नहीं, ये चैप्टर में पढ़ लेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सभी में सेम प्रोसेसेस होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम बस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, लेकिन एनिमल्स वगैरह सब में भी ये प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को। पहली चीज़, ये चैप्टर मेजरली फोकस करेगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ऊपर। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? विद इन द सेल्स जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है विद इन सेल्स। ठीक है, विद इन सेल्स रेस्पिरेशन होगा तो उसी को हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह देते हैं। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। पहली लाइन पढ़ो। रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स आपके क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड विद इन द सेल। विद इन द सेल आया, अब विद इन द सेल आया, इसका ये मतलब क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ गए? सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी। टू रिलीज एनर्जी, डेफिनेशन क्लियर हो गई। रेस्पिरेशन मतलब क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन करना है, फिर ब्रेक डाउन करना है। किसका? फूड मटेरियल्स का। फूड मटेरियल्स क्या हो सकते हैं आपके? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? रेस्पिरेशन कह देते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज, इसी के और नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है। इसको हम लोग टिश्यू रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। अब रेस्पिरेशन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो आपका एक्सटर्नल मतलब गैसियस का एक्सचेंज, ये देखो गैसियस एक्सचेंज, ये होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और आपका विद इन द सेल जो ऑक्सीडेशन होगा, विद इन सेल जो ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग कह देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो प्रकार, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। और इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब क्या होगा? विद इन द सेल जो ऑक्सीडेशन होता है फिर ब्रेक डाउन होता है, उसको आप लोग क्या कहते हो? इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर। इसका और एक नाम क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन, डार्क रेस्पिरेशन, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के यहाँ पर कुछ अलग अलग वर्ड्स आ गए। क्या क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, डार्क रेस्पिरेशन और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। तो ये कुछ अलग अलग वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बाकी कुछ नहीं है। रेस्पिरेशन यानी क्या है? ब्रेकडाउन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स टू रिलीज एनर्जी। इसको आप लोग क्या कहते हो? रेस्पिरेशन। अब ये जो आपका रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन ये होता है एम्फीबोलिक। अब आपको पता है, आप बोलोगे रेस्पिरेशन होता है कैटाबोलिक। कैटाबोलिक, कैटाबोलिक होता है मेजरली इट इज़ कैटाबोलिक, लेकिन कई बार ये एनाबोलिक भी हो सकता है। अब एनाबोलिक क्या होगा हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ठीक है, एनाबोलिक इफेक्ट्स भी होते हैं रेस्पिरेशन के, लेकिन मेजरली क्या होता है? कैटाबोलिक। तो रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक एज वेल एज एनाबोलिक, तो इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक, समझ गए? अब एम्फीबोलिक यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक। एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक मतलब एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी यील्ड कराएगी, एनर्जी बाहर आएगी, इसको आप लोग क्या कह देते हो? एक्सर्गोनिक। ठीक है, एंड मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन जो होता है इट इज़ अ एम्फीबोलिक, एक्सर्गोनिक एंड मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रेस्पिरेशन इज लिबरेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी एज एटीपी। रेस्पिरेशन में हमें करना क्या है? फूड को ब्रेक डाउन करना है और एनर्जी निकालनी है, तो वही लिखा है। रेस्पिरेशन मतलब क्या है? लिबरेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसको आप क्या कह देते हो? रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आ जाओ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? जो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको आप लोग क्या कह देते हो? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह देते हो। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपके क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये कभी भी आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट नहीं करेंगे। नॉट एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, समझ गए? तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट नहीं करते। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? जो कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो रहे रेस्पिरेशन के अंदर उन्हीं को हमने क्या कहा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं।
वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स जो है ये आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकते, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इस चार्ट को समझो, काफ़ी बेसिक चार्ट है, देखो ध्यान से चार्ट को, देखो क्या हो रहा है, आप फूड लेते हो, आप फूड इंटेक करते हो, फूड का क्या करा, फूड का आप लोग क्या करोगे, ऑक्सीडेशन या फिर ब्रेकडाउन बाय द प्रोसेस रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस से आपको क्या मिलेगा आगे चल के, एनर्जी मिलेगी, और यही एनर्जी यूटिलाइज होगी फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़, और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ होंगे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, ये सभी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, एटीपी, एनर्जी की, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्लियर हो गया। और यही रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड होता है ब्रीदिंग प्रोसेस। देखो ब्रीदिंग कनेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग मतलब सिंपल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ब्रीदिंग मतलब सिंपल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसी को आप लोग क्या कह देते हो, ब्रीदिंग कह देते हो, ठीक है। तो यही इस चार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया है। जो आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स होंगे ये क्या इंटेक करेंगे, फूड को इंटेक करेंगे, फूड का क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, फूड का क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन या फिर ब्रेकडाउन होगा फूड का, तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। फिर यही एनर्जी किसके लिए यूजफुल होगी, लाइफ एक्टिविटीज सच एज एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग और ट्रांसपोर्ट, और यही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। और ब्रीदिंग इज द प्रोसेस विच इज एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू। आसान चीज़ है, आगे आते हैं। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस समझो, ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन का डिफरेंस समझो। देखो ब्रीदिंग मतलब सिंपल इनहेल एंड एक्सेल। जो आप ब्रीदिंग करते हो ना, ब्रीदिंग में क्या करते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो, तो सिंपल इनहेल एंड एक्सेल को आप लोग क्या कहते हो, ब्रीदिंग कह देते हो। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, कोई केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड होते हैं क्या ब्रीदिंग में, नहीं, सो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज कैरिड आउट बाय लंग्स। आपको पता है लंग्स के अंदर अल्वियोलाई होते हैं जो कि क्या करा देते हैं, O2 का क्या कराते हैं, इनहेल, और CO2 का एक्सेल। तो सिंपल गैसियस एक्सचेंज, इसको आप लोग क्या कह देते हो, ब्रीदिंग कह देते हो। तो ये होती है ब्रीदिंग। अब आ जाओ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन इज़ अ कलेक्टिव टर्म जिसके अंदर हम लोग दोनों को कंसिडर करते हैं। तो रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग भी होगी और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होगा, ठीक है, ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो रेस्पिरेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब मुझे बताओ ब्रीदिंग क्या थी, फिजिकल प्रोसेस, तो इट विल बी फिजिकल प्रोसेस, ऑल्सो बायोकेमिकल, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन विल बी अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो और रेस्पिरेशन कौन कैरी कराएगा, लंग्स, रेस्पिरेशन विल बी कैरिड आउट बाय लंग्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लंग्स क्या कराएंगे, ब्रीदिंग, लंग्स क्या कराएंगे, ब्रीदिंग, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में हमने ब्रीदिंग को क्या कहा, ब्रीदिंग मतलब सिंपल क्या है, गैसियस का एक्सचेंज, और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज बेसिकली ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है, ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा, इट इज ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन, बायोकेमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस कैरिड आउट बाय लंग्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स, ठीक है। आगे आ जाओ। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में का डिफरेंस समझो। देखो एक एक डिफरेंस समझो, काफ़ी आसान है, ठीक है। पहला पॉइंट, फोटोसिंथेसिस क्या होगी, एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड के फॉर्म में ट्रैप हो रही है, फूड बनाते हो ना आप फोटोसिंथेसिस में, सो फोटोसिंथेसिस इज अ एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस इज अ एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, वही तो बात की हमने। फिर देखो अगला पॉइंट, फूड या फिर ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O इन फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन में क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा इनटू CO2 एंड H2O टू यील्ड एनर्जी, क्लियर है, एनर्जी को यील्ड करने के लिए। अगला पॉइंट देखो, इट इज़ अ एनाबॉलिक या फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एनाबॉलिक या फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या होगा, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव और कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म हो रहा है ना, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, ओके। टेक्स प्लेस इन ऑल ग्रीन प्लांट्स में जो होगा वो फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन रेस्पिरेशन जो है ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ यूनिवर्सल, लेकिन रेस्पिरेशन आपका यूनिवर्सल होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन सब में होना ही होना है, हुआ नहीं तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो इट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 इज एब्जॉर्ब्ड एंड O2 इज गिवन, और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है याद करो,
O2 इज एब्जॉर्ब्ड एंड CO2 इज गिवन आउट। आपको पता है डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में का डिफरेंस। ओके, अब देखो अगला पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। रेस्पिरेशन एंड कंबशन में का डिफरेंस समझो, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है इट इज़ अ सेल्यूलर प्रोसेस, इट ऑकर्स इनसाइड लिविंग सेल्स। कंबशन क्या होगी, नॉन सेलुलर, सेल की ज़रूरत नहीं है कंबशन को। रेस्पिरेशन मल्टीपल स्टेप्स में होगी और कंबशन सिंगल स्टेप में होगा। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी जो है ATP के अंदर ट्रैप होगी, यहाँ पर ATP वगैरह कुछ नहीं बनेगा कंबशन के अंदर, ठीक है। रेस्पिरेशन इज अ एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस वेर एज कंबशन इज अ नॉन एंजाइमेटिक या फिर नॉन कंट्रोल्ड प्रोसेस। ओके, सो दिस वॉज अबाउट डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। ओके, आगे आ जाओ। अब यहाँ पर NCERT के अंदर एक खास लाइन ली गई है कि वेरियस कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कैन बी यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। इसका मतलब समझो, अब रेस्पिरेशन मान लो हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्लूकोज से, इसका मतलब समझो इस लाइन का, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से हम क्या करेंगे, वेरियस स्टेप्स जाएंगे, बहुत सारे वेरियस स्टेप्स जाएंगे और अल्टीमेट हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर ATP मिलेगी। तो वेरियस स्टेप के अंदर वेरियस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, तो अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट मिलते जाएंगे आपको। यहाँ पर मान लो एक प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर मान लो एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स, सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो वही लिखा गया है, देखो, वेरियस कार्बन स्केलेटन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये क्या होंगे, कार्बन स्केलेटन्स होंगे, वेरियस कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कैन बी यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स फॉर द सेल। क्लियर है। अब इसके 3 एग्जाम्पल्स है जो आपको याद होने चाहिए। अब जैसे रेस्पिरेशन के अंदर बनता है आपका पहला फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड विच इज़ यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज ग्लिसरॉल। ओके, अगला एग्जाम्पल है पायरुवेट। पायरुवेट इज यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल एलानाइन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट विच इज़ यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है जो आपको पता होने चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। तो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल के लिए यूजफुल होता है, पायरुवेट एलानाइन के लिए, अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट के लिए। तो ये क्या है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ देखो ध्यान से, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, पायरुवेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट, दिस आर नथिंग बट वेरियस कार्बन स्केलेटन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन which will be useful for synthesis of various compounds like alanine, glutamate, also glycerol। तो ये सारे बनाने में मदद करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एम्फीबोलिक कहा था, याद करो। अब एम्फीबोलिक मैंने क्यों कहा था, एम्फीबोलिक, रेस्पिरेशन इज द एम्फीबोलिक प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर कैटाबॉलिज्म तो होता है लेकिन थोड़े प्रमाण में आपको एनाबॉलिज्म भी देखने को मिल रहा है। एनाबॉलिज्म दिख गया, यहाँ पर बन रहे हैं ना प्रोडक्ट्स रेस्पिरेशन के द्वारा, तो इट इज़ अ एम्फीबोलिक प्रोसेस। क्लियर, ओके। अब अगला पॉइंट देखो, वाई प्लांट्स कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है क्या, जैसे ह्यूमंस के अंदर लंग होता है, ह्यूमंस के अंदर लंग्स होते हैं, वैसे प्लांट के अंदर कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। अब इसका रीज़न समझो, इसका रीज़न पढ़ के ही समझ में आ जाएंगे। देखो, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस सेक्शन, जैसे रूट का गैसियस सेक्शन खुद से कराएगा, फिर आपका स्टेम का गैसियस सेक्शन खुद से होगा, तो इसलिए उसको कोई ऑर्गन की ज़रूरत नहीं ना, खुद का काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, प्लांट डोंट हैव ग्रेटर डिमांड फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, ज़्यादा एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी ज़्यादा किसको लगती है, एनिमल्स को या प्लांट्स को, एनिमल्स को ज़्यादा लगती है ना, तो प्लांट्स को ज़्यादा डिमांड नहीं है गैसियस एक्सचेंज की, ठीक है। अगला, वेरी लो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑकर्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, क्योंकि भाई एक ही प्लांट में अगर ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट से काय को ज़रूरत पड़ेगी गैसेस की, तो खुद का केयर खुद ले रहा है। वही पॉइंट को लिखा गया है कि वेरी लो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑकर्स, ठीक है। ऑल्सो व्हेन सेल फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम एज ऑक्सीजन इज रिलीज विद इन द सेल। रेस्पिरेशन में आपको O2 की ज़रूरत है, और आप याद करो लाइट रिएक्शन जो मैंने फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ाया था, वहाँ पर बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिल रहा था, और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो यही ऑक्सीजन यूज़फुल हो जाएगा रेस्पिरेशन के अंदर। वही लिखा गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस से ही फुलफिल हो जाती है रेस्पिरेशन की, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं दिया गया। और अगला पॉइंट देखो, रूट स्टेम्स लीव्स रेस्पिरेट रेट स्लोअर देन एनिमल्स डू। अगला पॉइंट देखो, डिस्टेंस दैट गैसेस ट्रेवल्स इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट, लिविंग सेल्स लोकेटेड क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट सो दैट रिमेनिंग क्वाइट। इसका मतलब समझो, सपोज मान लो ये स्टेम है,
मान लो कि ये स्टेम है, मान लो कि ये स्टेम है आपकी, सपोज दिस इज अ स्टेम। तो स्टेम का जो बाहर वाला जो सरफेस होगा यही लिविंग होगा, अंदर से तो डेड होती है स्टेम, तो इसलिए इतने कम सेल्स को ही रेस्पिरेशन की ज़रूरत होगी ना, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं दिया गया, वही उस लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ओके, अगला लाइन समझो। देर इज लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन रूट स्टेम्स विच प्रोवाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस। तो इसके ये कुछ रीजन्स है जिसके लिए प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं दिया गया। ठीक है, अब रेस्पिरेशन की क्लासिफिकेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का क्लासिफिकेशन समझो। ठीक है, रेस्पिरेशन का क्लासिफिकेशन समझो। देखो, रेस्पिरेशन को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ O2। बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम लोग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ O2 पर हम लोग एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ऑन बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, पहला है आपका फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विल बी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विल बी प्रोटीन। इतना याद करो इसमें। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के अंदर इट मे बी कार्बोहाइड्रेट्स और इट मे बी फैट्स, और प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर प्रोटीन। ठीक है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जो होता है इट इज़ अ कॉमन मोड ऑफ रेस्पिरेशन। कॉमनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूटिलाइज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जो होता है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एंड कीप्स द सेल हेल्दी। ठीक है, फ्लोटिंग ही मोस्टली होता है, प्रोटोप्लाज्मिक कभी कभी हो सकता है, कब होता है मैं बताऊंगा आपको। और सबस्ट्रेट यूटिलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक पहली चीज़ रेयर होता है और ऑकर्स ड्यूरिंग स्टारवेशन। अब स्टारवेशन मतलब क्या होता है? स्टारवेशन मतलब उपोषण। स्टारवेशन मतलब होता है उपोषण। ठीक है, जब आप कुछ खाते पीते नहीं हो तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रहेंगे क्या? नहीं ना, तो तब ये होता है फ्लोटिंग प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इज रेयर एंड ऑकर्स ड्यूरिंग द स्टारवेशन प्रोसेस। ठीक है, और इसका देखो, कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग एंड इट लिबरेट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया दैट किल द सेल। और ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कुछ आ रहे हैं, इसके कारण प्रोटोप्लाज्मिक ज़्यादा हम लोग प्रेफर नहीं करते। ठीक है, मोस्टली फ्लोटिंग ही होता है। ठीक है, और डिप्लीट प्रोटोप्लाज्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। अब मुझे बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अवेलेबल नहीं है बॉडी में, तो बॉडी में अवेलेबल क्या होगा? प्रोटीन्स अवेलेबल हो गया। आपके जो स्ट्रक्चर, आपकी जो बॉडी होती है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स, तो उसका ही क्या होगा? ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन्स के प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर, तो इसके कारण ये काफ़ी हार्मफुल प्रोसेस हो गया आपके लिए। ठीक है, सो इट इज़ रेयर एंड ऑकर्स ड्यूरिंग द स्टारवेशन। और सबस्ट्रेट क्या होगा इसमें? प्रोटीन। क्लियर हो गया? तो दो टाइप्स के रेस्पिरेशन की बात की हमने, दो टाइप्स के रेस्पिरेशन की बात की, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विल बी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विल बी प्रोटीन। ओके, आ जाओ आगे। देखो, बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ O2 रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक और अनएरोबिक के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसके अंदर हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कराते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होता है, इसके अंदर हम लोग ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एरोबिक के अंदर इट विल बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और अनएरोबिक के अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट होंगे दे विल बी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स जो लास्ट में मिलेंगे आपको, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं। अनएरोबिक के अंदर एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे दे विल बी CO2 एंड लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। ऐसे कुछ साइड प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल। ये अगर बन रहा है तो आपका रेस्पिरेशन क्या होगा? अनएरोबिक। और ये क्या? एंड प्रोडक्ट्स विल बी ऑर्गेनिक हियर। ठीक है, ये देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 ATPs यील्ड होते हैं। कितने ATPs? 38 ATPs। अनएरोबिक के अंदर 2 ATPs यील्ड होते हैं, क्योंकि पार्शियल ऑक्सीडेशन है और एरोबिक के अंदर क्या था? कंप्लीट ऑक्सीडेशन था, तो ये डिफरेंस है। ओके, आगे देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा ये कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। अनएरोबिक कहाँ पर होगा? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, आगे देखो, ऑकर्स इन सेल्स ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑल सेल्स ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पर क्या होगा? एरोबिक ही होगा।
और अनएरोबिक कहाँ पर होगा? ऑकर्स इन फंगी, बैक्टीरिया, जर्मिनेटिंग सीड्स एंड सेवरल एंडोपैरासाइट्स। तो इनके अंदर कई बार क्या हो जाएगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक कहाँ पर होगा? हाइयर एनिमल्स एंड हाइयर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का? ओके, एरोबिक क्या था? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अनएरोबिक क्या था? पार्शियल ऑक्सीडेशन। एंड प्रोडक्ट्स एरोबिक के अंदर क्या बन रहे थे? वाटर, CO2, दे वेर इनऑर्गेनिक। और इसमें क्या बन रहे थे? CO2, लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, एरोबिक के अंदर 38 ATPs इवॉल्व हो रहे थे, अनएरोबिक के अंदर 2 ATPs इवॉल्व हो रहे। ठीक है, फिर एरोबिक कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। अनएरोबिक कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, एरोबिक ऑल हाइयर प्लांट्स एंड एनिमल्स में होगा। अनएरोबिक फंगी, बैक्टीरिया, जर्मिनेटिंग सीड्स और सेवरल एंडोपैरासाइट्स के अंदर होगा। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आज कंप्लीट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में जाएंगे। ठीक है, आज का बोरिंग लेक्चर था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंटरेस्टिंग, जहाँ पर हम लोग पूरे स्टेप्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इसमें हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक्ड रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ETS, कि भाई कैसे हम लोग फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस का हम लोग डिटेल में जानेंगे अगले लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आई होप आज का लेक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विथ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।